कुछ दिनों पहले नीट के पेपर्स होने थे और पेपर लीक हो गए, जिसकी वजह से दोबारा इस परीक्षा को कराया गया। नीट के पेपर लीक होने को लेकर कई छात्र और अभिभावक बहुत नाराज थे, क्योंकि उनके बच्चों की मेहनत जो है वो बर्बाद हो रही थी। उनकी जो पढ़ाई थी उनके ऊपर असर पड़ रहा था, दबाव बनता है एक तरह से। तो छात्रों ने आंदोलन किया, जो कि उनका हक है, बिल्कुल होना चाहिए था। छात्र आंदोलन हुआ भी, लेकिन अब जो छात्र आंदोलन हो रहा है, क्या वो वाकई में छात्र आंदोलन है या फिर छात्र आंदोलन की आड़ में कोई राजनीतिक आंदोलन हो रहा है? क्या ये राजनीतिक दलों के लिए आपदा में अवसर बन गया है? ये सवाल इसलिए क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी ने जंतर मंतर पर जो प्रदर्शन है अपना शुरू किया, ये कहते हुए कि ये नीट पेपर जो लीक हो रहे हैं उसमें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा वो चाहते हैं और सुधार चाहते हैं। सोनम वांगचुक जो है वो अनशन पर बैठे, आमरण अनशन पर बैठे, उनको वहाँ से हटा दिया गया। लेकिन धीरे धीरे करते हुए लोग यहाँ पहुँचने लगे, राजनीतिक दल के लोग इस पूरे धरने को जो है अपने कब्जे में ले चुके हैं। तो क्या अब ये छात्रों का आंदोलन रह गया है या फिर इसे राजनीतिक दलों ने अपना बना लिया है? इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार प्रशांत, जिनसे हम समझेंगे कि क्या छात्र आंदोलन है या फिर राजनीतिक आंदोलन। थैंक यू सो मच प्रशांत जी, आपने अपना वक्त दिया। सर, सवाल यही है कि छात्रों की जो परेशानी थी, नीट के पेपर बार बार लीक हो रहे थे, पेपर कोई भी हो वो लीक हो रहा था तो परेशानी हो रही थी छात्रों की, वो मांग को लेकर आए थे। अब ये छात्र आंदोलन कहीं ना कहीं वो राजनीतिक रंग लेता जा रहा है, क्या कहेंगे सर? नहीं प्रफुल्ल, देखिए पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बुलाया यहाँ पर। राजनीतिक रंग लेना कोई गलत नहीं है। मुझे लगता है प्रफुल्ल, आप देखिए जो भी बड़े आंदोलन हुए हैं भारत में या देश में, उसमें राजनीतिक चीज़ें बातें होनी स्वाभाविक हैं। आप स्वतंत्रता आंदोलन ही याद करिए, आखिर कांग्रेस जो उसमें आई वो भी एक राजनीतिक पार्टी के तौर पे ही उसमें आई, और कई लोग स्वतंत्रता आंदोलन में पहले से काम कर रहे थे। ऐसा तो था नहीं कि कांग्रेस ने ही स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत की। 1857 को पहला स्वतंत्रता आंदोलन माना जाता है, उसमें कांग्रेस पार्टी कहीं नहीं थी, लेकिन पार्टी आई बीच में, फिर उसने एक तरह से कांग्रेस ने लीड किया स्वतंत्रता आंदोलन को, ऐसा कहा जाता है। अब इसमें जो कॉकरोच जनता पार्टी की शुरुआत हुई वो नीट में, ये बात बिल्कुल सही है। आप आम लोगों से बात करेंगे, जो पेपर लीक होता है वो बच्चों के लिए अच्छा नहीं होता है। बच्चे भी कहते हैं, आपके हमारे घर में बच्चे होते हैं, उनको भी लगता है कि इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। वो मेहनत करते हैं साल भर, और एग्ज़ाम के समय पता चले कि किसी और की गलती की वजह से उनका मेहनत बेकार हो गया, तो ये अच्छी बात नहीं है। तो ये एक मुद्दा बना, मुद्दा लोगों के बीच में भी था, ये सरकार को भी इसका एहसास था। इसलिए आपने देखा कि धर्मेंद्र प्रधान जब पहली बार नीट परीक्षा रद्द की गई तो एक दिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, एक तरह से माफ़ी मांगी उन्होंने छात्रों से, और कहा कि वो उसकी ज़िम्मेदारी लेते हैं, रीनीट, फिर से नीट एग्ज़ाम शुरू किया जाए, ऐसा उन्होंने ऐलान भी किया। तो ये सबको एहसास था कि इससे बच्चों को परेशानी होती है और ये इशू है, एक मुद्दा है। उस मुद्दे को एक कमेंट आया सुप्रीम कोर्ट में, एक जज साहब ने कमेंट कर दिया, कॉकरोच जैसे लोग होते हैं। हालांकि उनका कॉन्टेक्स्ट कुछ और था, लेकिन उसको पकड़ के कॉकरोच जनता पार्टी बनी, और फिर हमने देखा कि ये हुआ। शुरू में इसमें राजनीतिक लोग नहीं आ रहे थे, आपको याद होगा, क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी के पीछे अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने एक खुला समर्थन दिया था अपना, और शायद यही वजह थी कि दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज, प्रफुल्ल ये थोड़ा सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन दूसरी पॉलिटिकल पार्टी इसी वजह से दूर रहने लगी। उनको ऐसा लगा कि चूँकि आम आदमी पार्टी का ये आंदोलन है एक तरीके से, कॉकरोच जनता पार्टी के जो लोग हैं, अभिजीत दीपके हों या और भी जो लोग हैं, वो सारे सालों तक आम आदमी पार्टी से जुड़े रहे हैं। अभी भी ये सवाल उनसे पूछा जाता है कि क्या अभी भी आप जुड़े हुए हैं? तो कई पॉलिटिकल पार्टीज़, खासकर अपोजिशन पार्टीज़ को लगा कि चूंकि ये आम आदमी पार्टी का आंदोलन एक तरह से है, तो उनसे जुड़ना ठीक नहीं है। राजनीति कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड में आ ही जाती है, और वो हम लोगों ने देखा। हालांकि जैसे जैसे दिन बीतते गए, खासकर जब सोनम वांगचुक इससे जुड़े और उन्होंने अपना आमरण अनशन शुरू किया, भूख हड़ताल शुरू की, तब आपने देखा होगा कि कुछ राजनीतिक दलों के नेता वहाँ पहुँचने लगे, चाहे वो टीएमसी की महुआ मोइत्रा हों, कांग्रेस की तरफ से मुझे लगता है पवन खेड़ा शायद वहाँ पर गए थे, वो मिले थे सोनम वांगचुक से। सोनम वांगचुक को इन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी से अलग करके देखा, और इसलिए वो जुड़ नहीं रहे थे।
लेकिन जो परसों जो 20 जुलाई का जो संसद चलो मार्च हुआ और उसमें जिस तरीके से सारी चीज़ें हुई, ऐसा लगा कई दलों को, खासकर कांग्रेस पार्टी को ऐसा लग रहा है अभी, और कई लोग कह रहे हैं, उनको लगा कि वो जो क्रेडिट है और जो पूरा मामला है और वो इतना बड़ा आंदोलन हो रहा है, उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी पिछड़ती हुई नज़र आई, ऐसा कांग्रेस पार्टी को लगा। और इसलिए कई लोग कह रहे हैं कि जो कल राहुल गांधी और कांग्रेस के बाकी नेता प्रधानमंत्री के घर तक पहुंच गया, हालांकि ये भी अनप्रेसिडेंटेड है, ऐसा इतिहास में नहीं हुआ। वो आप जानते हैं हाई सिक्योरिटी जोन है, ऐसा होता भी नहीं। एक अनरिटन अंडरस्टैंडिंग होती है सरकार पक्ष और विपक्ष में कि कुछ जगह ऐसी होती है जहां पर आप नहीं जाते हैं, क्योंकि देखिए प्रफुल्ल, कल हो के कांग्रेस भी सरकार में आ सकती है, उनके भी प्राइम मिनिस्टर उसी जगह पर रहेंगे। तो यही इस तरह की बातें तो होती नहीं थी, लेकिन वो पहुंच गए। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस जनता पार्टी से एक स्टेप तो आगे जाना पड़ेगा, तभी आपको कुछ चीज़ें अलग लगेंगे। और जैसे ही वो वहाँ पहुँचे, चूँकि ये स्वाभाविक था कई लोगों का सोचना कि जब इसी मुद्दे पर एक जगह धरना चल रहा है पिछले 1-1.5 महीने से, तो फिर राहुल गांधी, ये सवाल होता था पहले भी कि राहुल गांधी वहाँ क्यों नहीं गए, तो खैर वो तो नहीं गए, लेकिन अब तो राजनीति आ गई है। लेकिन उसमें भी उसके बाद और भी कई चीज़ें हो गई। राहुल गांधी वहाँ पहुँच गए, आम आदमी पार्टी की तरफ से जो रिएक्शन आया है उसने तो एक्सपोज कर दिया। मैं तो यही पूछने वाला था आपसे कि आपने ये आंदोलन बताया कि कैसे क्या शुरू हुआ, कहाँ से कहाँ लोग पहुँचे। सवाल यही है कि सर, एक आंदोलन जो कि मई में हुई घटना को लेकर था, उसको जुलाई में किया जा रहा है। 20 दिन से सोनम वांगचुक जो है भूख हड़ताल पर थी, FIR हो गई, पेपर भी हो गए, रिजल्ट भी आ गए, उसको लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है और उसमें कई दल आ रहे थे, कांग्रेस अपने आप को बचा के चल रही थी। क्या कांग्रेस अलग दिखना चाह रही है या कांग्रेस सारा श्रेय लेना चाह रही है? गूंज करके कार्यक्रम भी किया था। नहीं, देखिए प्रफुल्ल, यहीं पर कांग्रेस की स्ट्रैटेजी कुछ समझ में नहीं आती है कि आखिर कांग्रेस करना क्या चाहती है। जब गूंज जिसकी चर्चा आपने की, पहला कार्यक्रम मुझे याद है कोटा में किया था राहुल गांधी ने, छात्रों की गूंज नाम से। उस समय भी री नीट का एग्जामिनेशन अनाउंस हो चुका था, उस समय भी जो छात्र हैं, बल्कि जब उन्होंने डेट अनाउंस किया था, मुझे लगता है 21 जून जो नीट का दोबारा एग्जाम हुआ था, उसके 4-5 दिन पहले वो कार्यक्रम हुआ था कोटा में। तब भी ये सवाल उठे थे कि भाई जो छात्र जिन छात्रों को नीट का एग्ज़ाम देना है, वो 4-5 दिन पहले आपके उस कार्यक्रम में आएंगे क्या? और यही नहीं, वो भी ऐसी जगह पे आप कार्यक्रम कर रहे हैं जो हब माना जाता है कोचिंग सेंटर्स का, एग्ज़ाम्स का हब माना जाता है कोटा में। तो कांग्रेस की रणनीति क्या है इसमें, ये मुझे लगता है कांग्रेस के भीतर भी कुछ डिलेमा ज़रूर रहा है। मैंने आपको बताया कि जब कांग्रेस जनता पार्टी का आंदोलन शुरू हुआ, तब पर भी ये डिलेमा था, दुविधा थी कि क्या करें या क्या ना करें। ये गाना है, आपको याद होगा प्रफुल्ल, क्या करें क्या ना करें, ये कैसी मुश्किल है। तो ये मुझे लगता है कांग्रेस के लिए बिल्कुल एप्रोप्रिएट बैठता है कि आज के दिन किस मुद्दे पर कैसे आगे बढ़ना है। थोड़ी सी दुविधा ज़रूर रहती है कांग्रेस को ये भी लगता है कि मोदी सरकार के खिलाफ तो दिखना ही है, लेकिन उसको ये भी लगता है कि विपक्ष के भीतर जो उसकी लीडरशिप है उसको कहीं चुनौती न मिले। कभी उसको लगता है कि अगर कोई मुद्दा, उनको लगता है कि TMC हाईजैक कर ले जाएगी। TMC तो अब थोड़ी कमज़ोर हो गई, लेकिन कुछ पिछले सेशन तक हम देखे ममता बनर्जी, तो ऐसा लगता था कि TMC आगे न ले जाए तो फिर कांग्रेस उससे नहीं जुड़ती थी। पार्लियामेंट में तमाम ऐसे मुद्दे हैं प्रफुल्ल जिसमें कि कॉमन मुद्दे हैं, लेकिन TMC कांग्रेस अलग नज़र आती थी। और कांग्रेस खासकर उसको लगता था कि कहीं ये मुद्दा TMC हाईजैक न कर ले तो वो अपना अलग रास्ता अख्तियार कर लेती थी। इसी CJP में देखिए, उनको लगा कि आम आदमी पार्टी इसको हाईजैक कर लेगी। तो ये एक डिलेमा है और इस रणनीति को समझना बड़ा मुश्किल हो रहा है। लेकिन आप इसको मानेंगे ना कि ये जो छात्र आंदोलन है वो छात्र आंदोलन नहीं है, अब वो राजनीतिक दलों का एक वो अखाड़ा बन गया है जहां वो श्रेय लेना चाहते हैं और अपनी खोई हुई साख वापस पाना। नहीं, बिल्कुल, मैंने यही तो कहा। आप देखिए कल जब राहुल गांधी पहुंचे, आप आम आदमी पार्टी का ट्वीट देखिए, मुझे भी थोड़ा सा चौंकाने वाला लगा। संजय सिंह का ट्वीट देखिए, और उनका ये कहना कि मतलब ये तो सपने में भी कोई नहीं सोच सकता था, जो बहुत बड़ा आलोचक होगा राहुल गांधी का, वो भी ये नहीं सोच सकता था कि एक दिन ऐसा आएगा कि आम आदमी पार्टी के एक सांसद आरोप लगाएंगे कि प्रधानमंत्री के कहने पर राहुल गांधी प्रधानमंत्री के घर के बाहर जाकर बैठ गए। तो ये जो आप कह रहे थे कि अखाड़ा बन गया, ये अखाड़ा नहीं हुआ है, ये अखाड़ा से आगे की बात होगी। अब कुश्ती चल रही है अखाड़े में, क्योंकि ये कहना कि प्रधानमंत्री के, ये तो सीधा सीधा हमला है राहुल गांधी के
इंटेग्रिटी पे हमला है, और वो भी उनकी लीडरशिप को भी लीडरशिप को चैलेंज है, और वो भी एक ऐसी पार्टी से जो तकनीकी तौर पर इंडिया गठबंधन से अलग है, लेकिन तमाम मुद्दों पर, कई मुद्दों पर पार्लियामेंट में वो साथ रहते हैं कांग्रेस के। कई बार प्रदर्शन में कई बार साथ रहते हैं जो कॉमन मुद्दे होते हैं। जैसे मुझे याद है पिछली बार जो इंडिया US जो डील था, ट्रेड डील, जिस पे ये लोग PM कॉम्प्रोमाइज का नारा लगाते थे, उसमें आम आदमी पार्टी साथ में रहती थी। कई मुद्दों पर आम आदमी पार्टी मल्लिकार्जुन खड़गे के कमरे में, पार्लियामेंट में जब संसद सत्र चलता है, रोजाना बैठक होती है, उसमें कई बार जाते थे, कई बार नहीं भी जाते हैं, लेकिन कई मुद्दों पर जाते थे। तो एक ऐसी पार्टी जो विपक्ष में है और इंडिया गठबंधन में नहीं रहते हुए भी कई मुद्दों पर साथ है, उनके नेता यही, केवल संजय सिंह तक नहीं रुके। आप आतिशी मार्लेना का ट्वीट देखिए, जो दिल्ली की मुख्यमंत्री रही हैं, वो उन्होंने क्या क्या नहीं कह दिया। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि जब एक तरफ आंदोलन चल रहा है उतने दिनों तक नहीं गए, और उन्होंने ये सवाल खड़ा किया आतिशी ने कि ऐसा क्या था कि इतने दिनों तक जंतर मंतर पर आंदोलन चल रहा था, सरकार का कोई प्रतिनिधि नहीं गया, लेकिन राहुल गांधी से मिलने 1 घंटे के भीतर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह पहुंच गए, होम सेक्रेटरी गोविंद मोहन के साथ। इस पर आतिशी ने सवाल खड़ा कर दिया। राहुल गांधी तो आप जो कांग्रेस में भी सवाल खड़े कर दिए। नहीं, कांग्रेस उस पर आगे बात करेंगे, लेकिन आप जो कह रहे हैं बिल्कुल तितर बितर एक्सपोज जिसको कहते हैं, अपोजिशन ये एक्सपोज होना हो गया कि आम आदमी पार्टी कह रही है कि कांग्रेस श्रेय लेने के लिए ऐसा कर रही है, और एक तरह से बीजेपी से मिली भगत का आरोप लगा रही है। राहुल गांधी कल सपने में जरूर ये सब सोच रहे होंगे कि भाई इस तरह का भी आरोप लग जाएगा मुझ पर कि मैं प्रधानमंत्री, जिनको लगातार कांग्रेस के नेता ये कहते नहीं थकते हैं कि एक राहुल गांधी ही ऐसे नेता है, विपक्षी नेता देश के, जो डायरेक्ट टेक ऑन करते हैं मोदी जी को। बाकी सारी पार्टियां कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती हैं। एक राहुल गांधी है जो नहीं झुके हैं, नहीं झुकेंगे, ये अपने में एक गर्व से कहते हैं कांग्रेस पार्टी, और उन पर ऐसे आरोप लगे। तो मुझे नहीं लगता है राहुल गांधी कल ठीक से सो पाए होंगे जब ये उनको पता चला हो कि इस तरह के भी आरोप मुझे लगने लगे। और उसके बाद जो पूरा ट्विटर जो रंगा हुआ है, कीर्ति आज़ाद TMC के सांसद हैं, TMC से अरविंद केजरीवाल के ममता बनर्जी से संबंध कैसे हैं आप जानते हैं। जब केजरीवाल वहाँ जाते हैं, ममता बनर्जी, दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। कीर्ति आज़ाद ने यहाँ तक कहा कि संजय सिंह जी, ट्वीट करके उन्होंने संजय सिंह के ट्वीट पर जवाब दिया कि आपने हमारी दोस्ती पर एक तरह से कलंक लगा दिया, आप दोस्ती खत्म हो गई। अब इस तरह से मामला आगे बढ़ रहा है। तो हो सकता है पंजाब में चुनाव है उसके चलते ऐसा हो रहा हो, लेकिन प्रफुल्ल चुनाव तो हमेशा होते रहेंगे, तब तो विपक्षी एकता की लेकिन मेरा सवाल फिर वहीं आ गया आपसे कि आपको लगता है कि इस छात्र आंदोलन को हाईजैक करके राजनीतिक दलों ने अपनी जमीन को मजबूत करने के लिए इस्तेमाल कर लिया? नहीं, वो तो बिल्कुल वो साफ दिख रहा है। ये जिस तरीके से कल राहुल गांधी वहाँ गए, और यही नहीं, सारे राजनीतिक दल जो वहाँ जा रहे थे, पहले तो लेफ्ट के कुछ चुनिंदा नेता वहाँ जा रहे थे, लेफ्ट के जो, लेकिन अब तो साफ ये राहुल गांधी अब तक संसद में ये बातें उठा रहे थे, संसद में कह रहे थे चर्चा होनी चाहिए। लेकिन जैसा मैंने कहा ना, जो संसद मार्च हुआ उससे सबको लगा कि हम पिछड़ गए। तो होड़ लेनी है, श्रेय लेने की, और उसका फ़ायदा उठाने की छात्रों को आगे करके। मुझे ऐसा लगता है कि ये वही मैं कह रहा था कि रणनीतिक भूल कर रहे हैं ये कांग्रेस पार्टी। लेकिन आपको नहीं लगता छात्रों से छात्र का आंदोलन हुआ, ये केवल छात्र का आंदोलन तो रहा नहीं, ये तो आगे बढ़ चुका, ये आगे बढ़ गया, तो अब कहाँ पहुंच गया आप देखिए। और जो जंतर मंतर से मार्च शुरू हुआ संसद तक का, जब उसकी श्रेय लेने की बात आ रही है कि छात्रों के लिए हमने किया, जब हो रहा था तब तक तो नीट के रिजल्ट आ चुके थे, दोबारा हुआ था। नहीं, वही मैं कह रहा हूँ ना कि नीट के रिजल्ट आ गए, काउंसलिंग शुरू हो चुकी है। हाँ। ये मुद्दा ही कांग्रेस पार्टी के भीतर भी, मैं प्रफुल्ल आपको बताता हूँ, कई नेता ऐसे रहते हैं, अब उनका नाम नहीं लिया जा सकता, प्राइवेटली वो बात करते हैं। राहुल गांधी की नीतियों पे सवाल उठते हैं, राहुल गांधी ही नहीं, विपक्ष की नीतियों पे सवाल उठते हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा, नीट का रिजल्ट आ गया 16 जुलाई को, काउंसलिंग शुरू हो गई, अब उसका क्या मतलब रह गया? आप वो भी कि धर्मेंद्र प्रधान, एक आपने एक अहम का मुद्दा बना लिया कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। प्रधानमंत्री ने कल कहा कि हमने इसके खिलाफ एक्शन लिया है, 13 लोगों के खिलाफ FIR हुआ है, गिरफ्तारी हुई है, CBI उसकी जांच कर रही है। धर्मेंद्र प्रधान ने कह दिया है कि अगली बार से कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। तो अब सरकार अपने काम में लग गई, स्टूडेंट अपने काम में लग गए, तो राजनीतिक दल भी तो अपने काम में लगेंगे। तो राजनीतिक दल को, कांग्रेस को लगा कि हम कहाँ पिछड़े हैं। तो कल आपने देखा उन्होंने क्या क्या किया, प्रधानमंत्री के घर तक पहुँच गए। तो जब स्टूडेंट अपने काम में लग गए, सरकार अपने काम में लग गई,
तो विपक्ष भी अपने काम पे अब लग जो गई और इसका- उसको पूरा श्रेय लेने का, उसका फ़ायदा उठाने की होड़ लग गई है। लेकिन आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अब इसका फ़ायदा किसको होगा, क्योंकि मैं कई वीडियोस देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे, जो लड़के जिन्होंने उत्तीर्ण किया नीट की परीक्षा जिन्होंने पास की, उनके आप इंटरव्यू सुनिए वो क्या कह रहे हैं। उनका ये कहना है कि नीट की परीक्षा जब पहली बार स्थगित हुई तो वो उन्होंने सोचा कि जो अब अगला एग्ज़ाम है 21 जून को, तो इस समय में मैं जो चूक हो गई थी पहले एग्ज़ाम में उसको कैसे मैं ठीक करूं। हम तो आंदोलन के बारे में और इस चीज़ के बारे में सोच ही रहे थे कि जो हिंसा हुई, ऐसा नहीं कि सिर्फ पुलिस ने लाठीचार्ज किया। अब तस्वीरें सामने आ रही हैं, सोशल मीडिया भरा पड़ा है उसमें, जहां पर पुलिस पर भी जो प्रदर्शनकारी उन्होंने पत्थर फेंके, पेपर स्प्रे भी किया और बैरिकेड भी फेंके उन पर। तो उस तरह की जो तस्वीरें आ रही हैं, तो इसका श्रेय अगर लेने की होड़ है तो इसका कलंक भी तो लेना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अरे ये तो सवाल उठ ही रहा है कि अब आप जब एक लीडर के तौर पर, अभिजीत दीपके पर ये सवाल उठ रहे हैं। मैं कई सोशल मीडिया पोस्ट देख रहा हूँ कि उनके समर्थक ही ये सवाल उठा रहे हैं कि जिस दिन ये संसद चलो आंदोलन हुआ, जो मार्च बुलाई गई थी, उस दिन अभिजीत दीपके और जो बाकी नेता थे, सौरभ दास, विजेता दहिया और आशुतोष रांका, ये लोग वो कहाँ थे, उनके समर्थक ही सवाल पूछे। क्योंकि ये सवाल इसलिए उठ रहा है प्रफुल्ल कि जब आप एक लीडर हैं, आपने बुला लिया इतने लोगों को, तो जिम्मेदारी किसकी है, जवाबदेही किसकी है। अगर वो हिंसा की गई उनकी तरफ से, पत्थर फेंके गए, पेपर स्प्रे मारा गया है एक पुलिस वाले पर, एक लड़के का वो वहां पर बिल्कुल पुलिस शांत खड़ी है, बैरिकेड के पास खड़ी है, बैरिकेड के उस तरफ छात्र हैं, बैरिकेड की तरफ पुलिस है। अचानक एक वो शायद यूट्यूबर या कोई है, वो उसने पेपर स्प्रे निकाल दिया। जिस आप देखें, आपने अगर वो वीडियो देखा होगा, 2-3 पुलिस वाले आंख अपना मल रहे हैं, फिर उसको पकड़ के बचाया भी, जबकि 2-3 लाठी के बाद एक पुलिस वाले ने ही उसको बचा के दूर किया। ये भी हमने देखा। तो अगर हिंसा होती है तो उसकी जवाबदेही किसकी होगी। आप एक लीडर के तौर पे बुलाते हैं किसी को, हमने आपको बुलाया, अब मैं अपने घर में एक भोज रखता हूँ, मैं 100 लोगों को बुलाता हूँ, कोई खाना घट जाएगा, कोई खाना घट गया अगर, तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है। ये कौन देखेगा कि सारा कुछ प्रॉपर तरीके से हो रहा, नहीं, हिंसा की जिम्मेदारी कौन लेगा। लेकिन तो अभिजीत दीपके नहीं, यहाँ तो कोई जिम्मेदारी नहीं। यही पूछना चाह रहा हूँ कि अभिजीत दीपके लोगों को पहले कह रहे थे कि नेताओं की जरूरत नहीं होती तो कॉकरोच पार्टी क्यों बनती, कॉकरोच जनता पार्टी। लेकिन उसके बाद उनके मंच पर जो कुछ थोड़े बहुत हीरो हीरोइन से हैं एक्टर सो कॉल्ड, वो आते हैं, फिर कुछ यहाँ वहाँ के सांसद आते हैं, ये आते हैं, तो ये जब मंच शेयर करते हैं तो इनकी भी जिम्मेदारी नहीं बन जाती। नहीं। आपने एक तरह से लोगों को बुलाया, अरविंद केजरीवाल ने भी वीडियोस कहा, मैं वही कह रहा हूँ। हाँ बिल्कुल, तो इसका कलंक तो लेना पड़ेगा, कलंक बिल्कुल लेना पड़ेगा, है। इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। इतने छात्र जो घायल हुए, इसकी जवाबदेही किसकी है। केवल ये कह देने से कुछ नहीं होगा कि नहीं कोई कुछ नहीं करेगा। लेकिन ये आज हमने नहीं देखा है, बल्कि पहले भी आंदोलन होते रहे हैं। अगर इस तरह की हिंसा होती है तो जो सबसे पहला FIR होता है वो किसके खिलाफ होता है, लीडर ऑर्गेनाइजर के खिलाफ होता है। तो इस केस में इनके खिलाफ भी मेरे ख्याल से पुलिस अब आगे क्या कार्रवाई करेगी, वो जांच चल रही है। शायद सारे फुटेज खंगाले जा रहे हैं पुलिस की तरफ से, वो एक फुटेज वो देख रहे होंगे कि आखिर किसकी ओर से ये जो अपराध हुआ, गलती हुई, जो भी कहें, वो किसकी ओर से किया गया पहले। क्योंकि अब तो काफ़ी वीडियोज़ आ रहे हैं कि 3-4 बैरिकेडिंग लगी हुई थी, एक बैरिकेडिंग में पुलिस ने कुछ नहीं किया, छात्र उसको लांग गए, दूसरी कुछ नहीं किया, छात्र उसको लांग गए। लेकिन संसद का सत्र चल रहा है, ये तो नहीं हो सकता कि पुलिस सच में छात्रों को संसद के भीतर, आज तक मैंने नहीं देखा। मुझे याद है, मैं अभी इन्हीं 2 दिनों में मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, पहले घटना ये मुझे मालूम है, एक 1966 में 7 नवंबर की घटना है प्रफुल्ल, जब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी और जितने साधु लोग थे देश भर के, नागा साधु, उन लोगों की एक डिमांड थी कि देश में गौ हत्या पर रोक लगाने के लिए एक देशव्यापी कानून बनाया जाए। पूरे देश के राज्यों के स्तर पर कहीं कहीं कानून बने हुए थे, लेकिन संविधान का जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है उसकी धारा 48 में ये लिखा गया था कि गौ हत्या रोकने के लिए एक कानून बनाना चाहिए सरकार को। ऐसा उसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल में, चूँकि वो आप सरकार को निर्देश ही दे सकते हैं, एक डायरेक्टिव है कि आपको ऐसा करना चाहिए। तो उसके लिए एक आंदोलन हुआ 66 में, देश भर के साधु, नागा साधु और भी कई लोग दिल्ली पहुंचे थे और इसी जंतर मंतर से लेकर, और यहाँ पे जो बोट क्लब होता था वहाँ पर एक बड़ा आंदोलन चला था। और 7 नवंबर को उनका भी ऐसा ही एक मार्च था, संसद चलो मार्च। और उसमें पता है कितने लोग मारे गए थे, गोली चल गई थी। इंदिरा गांधी की सरकार थी, प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी, उसमें गोली चली थी और ऑफिशियल रिकॉर्ड तो 8 से 10 लोग मारे गए थे बताया जाता है। लेकिन कहा यह जाता है कि
क्योंकि बड़ी संख्या में साधु आए थे, उनके पास कुछ नहीं थे। आज ये जो अब तस्वीरें आती हैं कि पत्थर मार रहे हैं ये वो तो साधु थे, नागा साधु, आप जानते हैं कैसे रहते। उन पर गोलियां चलाई गई थी और 8 से 10 साधु मारे गए थे 8 से 10 साधु। और जो ये सरकारी फिगर है, कहा जाता है कि सैकड़ों लोग मारे गए थे। कई साधुओं की जो लाशें थी वो रातों रात गायब कर गई थी, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, आज तक सरकारी रिकॉर्ड नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि संसद चलो ये सब नहीं होता रहा है, पहले भी ये सारा कुछ होता रहा है, वो हमने देखा है। तो ये जब इस तरह की घटना होती है तो आपको कोई ना कोई जो लीडरशिप है उसकी जिम्मेदारी होती है, उसको ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी। और ख़ासकर तब जब आपने संसद चलो के लिए क्या आह्वान किया था, सारे राजनीतिक दलों को बुलाया था, अभिजीत दीपके और इन पार्टियों ने सभी। और मुझे याद है तृणमूल कांग्रेस की ओर से बताया गया था कि सागरिका घोष और एक और कोई नेता, सभी पार्टियों की तरफ से नुमाइंदे, समाजवादी पार्टी के नुमाइंदे वहाँ पहुँचने वाले थे। इन सबको बुलाया गया था कि आइए संसद चलो जो मार्च है उसमें आप लोग भी शामिल हुए, और उन्होंने हामी भरी थी। उस दिन वो पहुंच ही नहीं पाए, स्थिति ऐसी हो गई कि संसद भवन से वो निकल ही नहीं पाए और वो पहुंच नहीं पाए। लेकिन अभिजीत दीपके और जो बाकी ये कॉकरोच जनता पार्टी के नेता हैं, उनके लिए जो श्रेय लेने की बात है, बर्गर खाने वाले को तो निकाल दिया उन लोगों ने। हाँ, बर्गर खाने वाले को सर वो डांस करते थे वो। अब उनकी भी बात सुनिए, अब वो क्या क्या कह रहे हैं, वो तो अलग ही दिशा है। देखिए आप जो आप कह रहे थे प्रफुल्ल की पॉलिटिकल विपक्षी पार्टियों में श्रेय लेने की होड़ है या विभाजन है, लेकिन अब तो सीजेपी में सौरभ दास, नहीं माफ करिएगा, उनका नाम है विजेता दहिया, जिनको जो बर्गर वाले विजेता दहिया, उनकी तरह अब उनकी बातें सुनिए वो क्या कह रहे हैं और किस तरह से कॉकरोच जनता पार्टी के में कह रहे हैं। तो वहाँ भी बिखराव हो गया है। उनका ये कहना क्या दिखाता है सर, क्या विपक्ष बचा भी है? नहीं, देखिए प्रफुल्ल, आपके इस सवाल पे मुझे एक कांग्रेस नेता की ही बात याद आ रही है। पिछले सत्र में भी उनसे बात होती थी, ये पहले से कई लोग कहते रहे हैं। मैं उनसे पूछता हूं कि ये बताइए कि आप लोग, सरकार तो अपनी जगह है, विपक्ष इतना डिसजॉइंटेड क्यों लगता है? आखिर क्यों कोई मुद्दा आप लोग पकड़ते हैं, वो 5 दिनों तक चलता है, उसके बाद फिर छोड़ के भूल ही जाते हैं बिल्कुल। आप करीने से एक मुद्दा गिना सकते हैं, कास्ट सेंसस का मसला हो, कोई भी मुद्दा हो, राहुल गांधी उठाते हैं या विपक्ष उठाता है, 5-10 दिन 1 महीना चला, उसके बाद वो काफुर हो गया, वो कहाँ गया कुछ नहीं पता। तो मैं उनसे पूछा था कि यार इसकी वजह क्या है? देखिए उन्होंने बहुत बड़ी बात कही प्रफुल्ल, मैं उनका नाम नहीं ले सकता। उन्होंने कहा, प्रशांत जी आपने धुरंधर फिल्म देखी है? मैंने कहा हाँ मैंने तो देखी है। उसमें जो मेन कैरेक्टर है रणवीर सिंह का, वो उसका नाम क्या है? मैंने कहा हमजा अली मजारी शायद नाम, हमजा नाम। तो उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों में भी कई हमजा काम कर रहे हैं। मैंने कहा मतलब? उन्होंने कहा कि हमजा का काम क्या था, वो पाकिस्तान में रह के देश के लिए काम कर रहा था, हिंदुस्तान के लिए काम कर रहे थे, लेकिन पाकिस्तान के सिस्टम में घुस गए थे। लेकिन काम किसके लिए कर रहे थे? ऐसा विपक्ष के कांग्रेस के नेता का कहना है, कुछ विपक्षी नेताओं का भी कहना है। तो उन्होंने कहा कि यही काम, उन्होंने किसी नेता का नाम नहीं लिया, उन्होंने कहा मुझे शक है कि मेरी पार्टी में भी और कई विपक्षी पार्टियों में भी कई हमजा घूम रहे हैं, कई हमजा काम कर रहे हैं, और वो भले ही हमारी पार्टी में हैं लेकिन वो काम किसी और के लिए कर रहे हैं। वो उन्होंने जो नाम लिए, मैं नाम लेना ठीक नहीं है, उन्होंने जो 1-2 नेता अपनी पार्टी के नेताओं के बारे में बताया, वो संसद के दोनों सदनों में कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता माने जाते हैं, उनका नाम लिया। और उनका यहाँ तक कहना था कि ये तो हमजा बन के सरकार के लिए काम करते हैं। जमील जमाली कौन है? अब धुरंधर में तो कई कैरेक्टर है, अब जमील जमाली भी कोई होगा जो काम कर रहा होगा। तो मुझे लगता है कि ये तो प्रधानमंत्री और बीजेपी के लिए बड़ी अच्छी चीज़ है कि अगर विपक्ष के भीतर ही कई हमजा काम कर रहे हैं, जो कि और अब संजय सिंह ने जो कल ट्वीट किया, मुझे उसी नेता की बात याद आ गई कि अच्छा ये तो अब ओपन हो गई बात। पहले तो जो कानाफूसी बात होती थी, अब तो संजय सिंह खुलकर राहुल गांधी पर हमजा होने का आरोप लगा रहे हैं कि राहुल गांधी हैं तो कांग्रेस में, लेकिन प्रधानमंत्री के कहने पर वो प्रधानमंत्री के घर के बाहर जाकर बैठ गए। ये तो अब इससे ज़्यादा खुला आरोप क्या लगाएगा कोई सर? उसके बाद तो इसलिए हमजा को हर पार्टी में खोजना पड़ेगा मुझे लगता है। जो मुझे कांग्रेस नेता की बात, जो कल संजय सिंह का ट्वीट आया, जो पूरा घटनाक्रम है, मुझसे वो बात याद आ रही। और जो आप पूछ रहे थे कि क्यों इस तरह का मामला है, ये शायद ये एक्सप्लेन करता है कि क्यों इस तरह का विपक्ष। ये फिर आपने धुरंधर फिल्म की बात की तो उसमें एक सान्याल साहब भी हैं जो नेशनल तो ये तो सान्याल ऑब्वियसली कोई सरकार में आदमी होगा। अगर ये थ्योरी ठीक है उस कांग्रेस नेता की, तब तो
सरकार में हो सकता है अमित शाह हो, कौन जानता है मैं नहीं जानता हूँ। लेकिन चूंकि आप सान्याल साहब के रोल में कोई है भी, या ये जो हमजा जो इधर अभी काम कर रहे हैं वो खुद ही हमजा बने पड़े हैं, ये भी हो सकता है कि उनका भी कोई अपना एक इंटरेस्ट हो जिसकी वजह से वो खुद ही हमजा की बात कर रहे हैं, हमजा के रोल में आ गए हैं। हेमंत बिश्व शर्मा ने कहा था कि कांग्रेस में भी मेरे लोग हैं। हाँ, जब राज्यसभा होगी तो हो सकता है हेमंत बिश्व शर्मा वो सान्याल जी वाला काम कर रहे हो कि अपने लोग भेज रहे हो वहाँ पर और फिर सारा काम करवा रहे हो। तो विपक्ष बहुत डिसजॉइंटेड है और पता नहीं आने वाले इतने सारे चुनाव, और ये केवल इसमें आप मत देखिए। नहीं, मैं आगे वही पूछना चाह रहा हूँ कि सर अगले साल विधानसभा के चुनाव है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल, पंजाब, गुजरात, मणिपुर, गोवा, इन सब राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। विपक्ष ने एक अलायंस बनाया था लोकसभा चुनाव से पहले, इंडिया अलायंस। धीरे 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 उसके संसद वो जो क्या कहेंगे मेंबर्स जो हैं वो कम होते चले गए। तो विपक्ष वाकई में है या सिर्फ कांग्रेस और सपा ही बचे हैं विपक्ष में? नहीं, देखिए प्रफुल्ल, अगर इंडिया गठबंधन की बात करें या विपक्ष की बात करें तो आपको सबसे पहली चीज़ क्या देखनी होगी कि लीडरशिप। ये समस्या शुरू से रही इंडिया गठबंधन की कि लीडरशिप कौन होगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अभी पहले भूल जाइए, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर बंगाल में ममता बनर्जी फिर से चुनाव जीत गई होती, पहले भी इस तरह की बात होने लगी थी, तो राहुल गांधी के लीडरशिप को लेकर इतनी बड़ी चुनौती आने वाली थी। ये राहुल गांधी को पता था और इसलिए आपने देखा कि कई लोग कह रहे थे कि ममता बनर्जी का हारना राहुल गांधी के लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गया। उनके लिए जिसको बोलते हैं बिल्ली के भाग से छीका फूटना वो हो गया कि भाई ममता बनर्जी चुनाव हार गई। क्योंकि इस तरह की बातें पार्टी, ये केवल तृणमूल कांग्रेस की बात नहीं, समाजवादी पार्टी के लोग ऑन रिकॉर्ड बात करते हैं कि अखिलेश यादव को लीडरशिप दी जानी चाहिए। जिस समय भी राहुल गांधी कोई चुनाव हारते हैं या वो, तो लीडरशिप को लेकर इंडिया गठबंधन में शुरू से वो नहीं रहा। अब आई पार्टियों की बात, कितनी पार्टियां रह गई आप याद के इंडिया गठबंधन के समय जितनी भी पार्टियां थी उसमें से दो सबसे बड़ी पार्टी जो थी डीएमके, वो तो उसने किनारा कर लिया, बल्कि डीएमके ने किनारा नहीं किया, कांग्रेस ने डीएमके से किनारा कर लिया। क्योंकि कांग्रेस चुनाव लड़ी डीएमके के साथ, लेकिन जब चुनाव होने के बाद वो चले गए टीवीके के साथ, विजय के साथ चले गए। अब डीएमके भरी पड़ी है, जिसको बोलते हैं ना कि भरी पड़ी है, अपना अंदर से गुस्सा भरा पड़ा है। वो कैसे निकलेगा वो हम लोग देख रहे हैं। डिलिमिटेशन वाली जो कानून, जो बिल आना है डिलिमिटेशन को लेकर, उसमें अगर सरकार ने कुछ बातें मान ली डीएमके की, तो ऐसी भी संभावना है कि डीएमके सरकार के साथ आ जाए, जो कि बहुत बड़ी बात होगी कि डीएमके इस बिल के बिल्कुल ही खिलाफ थी। तो उसमें वो तो सरकार का पीछे हटना एक कदम वो माना ही जाएगा, लेकिन ये भी उसका कारण बड़ा माना जाएगा कि जो डीएमके को धोखा मिला कांग्रेस से, वो चली गई। तो इंडिया गठबंधन से पहले डीएमके को हटा दीजिए। टीएमसी में कितने सांसद थे? 20 सांसद आ गए इस तरफ, और 4 ने इस्तीफा दे दिया। 4 ने इस्तीफा दे दिया राज्यसभा के, और उसमें से 3 बीजेपी में आके नहीं, वो तो जो चौथी है उनका भी माना जा रहा है कि वो बीजेपी को ही सीट आएगी। जब इस्तीफा हुआ, बीजेपी की संख्या इतनी बड़ी और एक सीट के लिए चुनाव होगा, जो भी आए वो बीजेपी का ही होगा। तो चौथा राज्यसभा का सीट तृणमूल कांग्रेस को हटा दीजिए आप। उसके बाद कौन सी पार्टी बची है? समाजवादी शिवसेना नहीं, शिवसेना उद्धव ठाकरे की पार्टी, वो 6 सांसद आ गए। एनसीपी सुप्रिया सुले, प्रफुल्ल, पिछले 6 महीने से हम लोग सुनते आ रहे हैं कि, और ऐसा दावा है विपक्ष की पार्टियों का ही, कि जिस दिन कैबिनेट रिशफल हो जाएगा उस दिन ये मानकर चलिए कि सुप्रिया, जो एनसीपी शरद पवार है, बल्कि सुप्रिया सुले मंत्री बन जाएंगी। इस तरह की भी बातें कही जाती हैं कि जैसे ही वो होगा तो मंत्री बन जाएंगी। तो पार्टी बची कौन? कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी का सीधा मुकाबला उत्तर प्रदेश में बीजेपी से है, तो उसकी एक मुश्किल है कि वो तो अभी तो नहीं आ सकती। लेकिन जो मैंने हमजा की बात की उसमें कुछ समाजवादी पार्टी के भी नेताओं के नाम ले रहे थे, वो कांग्रेस के नेता। अच्छा, हाँ, वो आप पता नहीं, अब आप समझ लीजिए, वो राज्यसभा में नेता है, लोकसभा में भी कुछ लोग हैं। तो उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी में भी 1-2 नेता हैं जो हमजा के रोल में, हमजा की भूमिका निभा रहे हैं। तो समाजवादी पार्टी का भी पता नहीं कब तक क्या है। लोग, बल्कि बीच में चर्चा आपने सुनी होगी कि समाजवादी पार्टी भी टूटने वाली है। हाँ। और बीजेपी के एक सांसद ने ट्वीट कर दिया था कि जो बलिया के सांसद हैं, सनातन पांडे, वो हो सकता है इधर आ जाए। कई सांसदों के नाम आ चुके हैं और ये नाम
समाजवादी पार्टी के ही नेता ट्वीट करके एक नाम चलाते हैं, कोई दूसरा नाम चला देता है। लेकिन तो अब बची कितनी फिर? सिर्फ कांग्रेस, समाजवादी समाजवादी पार्टी और पार्टी। लेफ्ट पार्टी। लेफ्ट पार्टी बचे क्या नहीं बचे अब, हाँ ये भी नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या। लेफ्ट पार्टियां तो अब पता नहीं, उनके सांसदों की संख्या 4 या 5 है लोकसभा में, तो अब तो केरल में सरकार थी, वो भी अब सरकार नहीं है। तो लेफ्ट पार्टियों का तो वजूद, राजनीतिक वजूद, उसको आप नकार के ही चलिए। तो मुख्य रूप से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी बची है, और बाकी जैसे जेएमएम जैसी पार्टियां हैं उनका भी, वो भी कब किधर होंगे। जाहिर है हेमंत सोरेन की पार्टी बहुत छोटी है, वो नहीं चाहेगी कि केंद्र से टसल जैसा मामला बने, तो वो भी बीच का ही रास्ता लेकर चलेंगे। तो आप पूछ रहे हैं कि इंडिया ब्लॉक में कितनी पार्टियां बची, तो मुझे तो 2 ही पार्टी याद आ रही है, 3 पार्टी अगर लेफ्ट को भी जोड़ लें। नहीं, मैं थोड़ी देर के लिए ममता बनर्जी के जो बचे हुए सांसद हैं उनको भी जोड़ लें तो इतना तो स्ट्रेंथ होगा कि 10 सांसद तो हैं राज्यसभा लोकसभा मिला के उनके पास। हाँ, तो ममता बनर्जी को आप जोड़ सकते हैं, मैं भूल गया था वो ना। तो बस इंडिया गठबंधन अब यहीं आके बच गई है, और इसलिए ये तो अब चुनौती है राहुल गांधी के लिए, चुनौती भी है और आपदा में अवसर भी है उनके लिए। आपदा में अवसर कैसे? हाँ, अगर हालत खराब हो रही है विपक्ष की और अगर ऐसा कोई लीडरशिप आप दे देते हैं तो आप नेता बन जाएंगे। लेकिन राहुल गांधी का जो पिछला अनुभव है वो ऐसा कर पाएंगे, ऐसा तो कांग्रेस के लोगों को भी कई बार वो इतने कॉन्फिडेंट नहीं रहते हैं प्रफुल्ल राहुल गांधी की लीडरशिप को लेकर। ये हमने इंडिया गठबंधन के भीतर भी देखा है, तृणमूल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की बात की, और भीतर भी उनको लगता है कि अगर राहुल गांधी एक दिशा दे पाते हैं, एक लीडरशिप दे पाते हैं, तो वही मैंने कहा कि आपदा तो है, इंडिया गठबंधन बिल्कुल बिखरता जा रहा है, उसमें अगर वो खड़े हो जाते हैं, एक वो लीडरशिप देते हैं, तो वो नेता बन जाएंगे, वो बड़े नेता बन जाएंगे। कांग्रेस लगातार पीआर का काम कांग्रेस की तरफ से पिछले 1 साल से कांग्रेस की तरफ से कोशिश की जा रही है कि राहुल गांधी का ऐसे फ़ोटो आ जाए, वैसे फ़ोटो आ जाए। कल छत्रसाल स्टेडियम गए थे तो आपने पता नहीं उनकी तस्वीर देखी है कि नहीं, लार्जर देन लाइफ एक फ़ोटो, पीछे से उनका फ़ोटो लिया गया, उनकी पीआर टीम ने लिया कि सामने पुलिस खड़ी है और एक बहुत बड़ी तस्वीर उनकी नज़र आ रही है, एक पैर में उनका चप्पल है उनके, एक पैर में उनकी चप्पल नहीं है। तो कोशिश हो रही है, लेकिन राहुल गांधी के लिए इसलिए मैं कहा कि आपदा में अवसर भी है लेकिन चुनौती भी है। अगर वो इतना लीडरशिप दे पाते हैं, अब दे पाते हैं कि नहीं। आपको लगता है कि अगर विधानसभा चुनाव जब कभी होंगे यूपी के, और अगर मान लीजिए दोनों पार्टी में गठबंधन हुआ तो, क्योंकि इमरान मसूद के बयान, इमरान मसूद से तो नहीं लल्लू लगता सिंह है के बयान सुने, अजय राय के बयान सुने, ऐसा लग नहीं रहा कि लोग करने देना चाहते हैं। अगर हो गया और नहीं कर पाए वैसा ही लोग, तो आपको लगता है समाजवादी पार्टी फिर भी बनी रहेगी इंडिया ब्लॉक में? यूपी के 2 लड़के, आपको याद होगा 2017 वाली कहानी, आप प्रशांत किशोर लेकर आए थे कि 2 लड़के लेकर आए यूपी के, राहुल गांधी और अखिलेश यादव। फिर एक खटिया रैली हुई थी जिसमें सारे लोगों ने खटिया लेकर ही सब चले गए थे, आपको याद होगा। तो वो अगर वो 2 लड़के की कहानी दोहराई जाती है, मुझे ऐसा लगता है जो समाजवादी, उनकी खटिया भी तो खड़ी कर दी थी, खटिया खड़ी होकर पता नहीं कितनी सीटें आई थी, 45 सीटें आई थी, 45 सीटें या कितनी सीटें समाजवादी पार्टी को आई थी, और 5 या 6 या कुछ 2 सीटें आई थी कांग्रेस, 5 सीटें जो भी आई थी। लेकिन वो तो खटिया खड़े, प्रशांत किशोर को ऐसा लगता था उस समय तक, और उनका रिकॉर्ड भी ऐसा रहा था कि वो जहाँ भी जाते थे बिल्कुल जितवा कर आते थे सारी पार्टियों को। पहला फेलियर प्रशांत किशोर का वही था जब यूपी के 2 लड़के साथ में आए थे। अब इस बार यूपी के दोनों लड़के, अब वो लड़के नहीं, प्रधानमंत्री थोड़ा तंज करते हैं कि 56 साल के युवा लड़के नहीं रहे, लेकिन फिर भी दोनों साथ आएंगे कि नहीं, जो अभी माहौल लग रहा है उसमें तो बिल्कुल भ्रिकुटी तनी हुई है दोनों की। और इमरान मसूद ही नहीं, कई लोगों को ऐसा लगता है कि समाजवादी पार्टी से दबकर कांग्रेस को नहीं रहना चाहिए, क्योंकि उनको लगता है कि एक खास वर्ग है वोटर का, खासकर मुसलमान जो वोटर है वो राहुल गांधी की तरफ आकर्षित होता है, उनको ऐसा लगता है, और उसके चलते वो वोट एडिशन होता है। अगर राहुल गांधी नहीं रहेंगे समाजवादी पार्टी की तरफ तो बहुत मुश्किल हो जाएगी समाजवादी पार्टी को। सवाल ये है कि ये जो छात्र आंदोलन हुआ, इसमें ये दल इसलिए भी आए हैं क्योंकि कहा जा रहा है कि 3 ऐसे बिल हैं जिनसे ये डर रहे हैं विपक्ष के दल। एक FCRA का अमेंडमेंट है, दूसरा आपको डिलिमिटेशन बिल लाने के चांसेस हैं, और वुमेन रिजर्वेशन। ये तीनों से डरे हुए हैं, इसीलिए ये विपक्ष के दल जो है छात्र आंदोलन की आड़ में अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे, ऐसा बीजेपी के लोगों का कहना है। नहीं, देखिए इस बिल्कुल सही है, ये तो हम लोग देख चुके हैं। अब इसको एक एक करके देखते हैं। पहला डिलिमिटेशन वाला ही बिल, अपोजिशन को बिल्कुल ये डर नहीं, उनको ऐसा लगता है कि उसमें क्या चीज़ है कि सीटें बढ़ेंगी तो
ये आरोप कांग्रेस पार्टी लगाती है कि यूपी बिहार और जो हिंदी पॉकेट है वहाँ पर ज़्यादा सीटें बढ़ जाएंगी। हालांकि इसका कोई आधार नहीं है, क्योंकि जब 50% एक अनुपात में सीटें बढ़नी तो हर राज्य में उसी अनुपात में सीटें बढ़ेंगी, तो उससे कुछ असल जो इनको डर है कांग्रेस पार्टी को और विपक्ष को प्रफुल्ल, जब डिलिमिटेशन होगा बल्कि वो एक तरह से सार्वजनिक भी ये बातें कह चुके हैं। अब तो उनका ये कहना है कि जब डिलिमिटेशन होगा तो डिलिमिटेशन ऐसे सरकार करवाएगी। हालांकि यही है कि जो प्रोसेस होता है डिलिमिटेशन का, उसमें हर पार्टी का से होता है। हर स्टेट में अलग अलग एक सब कमेटी बनेगी जिसमें हर पार्टी के नेता रहते हैं, हर पार्टी का प्रतिनिधित्व रहता है उस कमीशन में। जैसे अगर मान लीजिए कोई संसदीय क्षेत्र, दिल्ली का कोई संसदीय क्षेत्र ले लीजिए, वहाँ पर जो लोकल जो हर पार्टी के नेता रहेंगे, प्रतिनिधित्व रहेंगे, उनको भी उस कमीशन में जगह मिलती है कि जो डिलिमिट करेगा, जो परिसीमन करेगा, उसमें उनको जगह मिलती है। लेकिन खैर उनकी ये आशंका है कि जब डिलिमिटेशन होगा तो जानबूझकर ऐसा डिलिमिटेशन किया जाएगा, ऐसा बाउंड्री बांधा जाएगा कि जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं वो एक साथ हो जाए, ताकि वो एक सीट हो जाए। और जो बाकी ये है, उनको ऐसा लगता है कि जो हिंदू बहुल इलाके रहेंगे उसमें बीजेपी को फ़ायदा होगा, तो बीजेपी ऐसा। तो असल डर उनको संख्या से तो है ही है कि संख्या बढ़ेगी तो यूपी बिहार से बीजेपी ज़्यादा मजबूत है, और जो जितने राजस्थान, मध्य प्रदेश, जितने भी हिंदी बेल्ट हैं जहाँ पे सीटें डबल होंगी, वहाँ पे फायदा, जो काऊ बेल्ट जिनको ये लोग कहते हैं, वहाँ पर फ़ायदा होगा बीजेपी को, और फिर बीजेपी आराम से फिर सरकार बना लेगी। और जो 400 पारे वाली बात थी वो उस समय तो नहीं हुई थी, लेकिन सीट बढ़ने के साथ शायद, क्योंकि 50% सीट 400 तो लाना ही पड़ेगा, तो 400 अब की बार 400 पार लगता हो जाएगा बीजेपी का, ऐसा डर है उनको। लेकिन उससे ज़्यादा डर है डिलिमिटेशन का, कि जो परिसीमन किया जाएगा, जो बाउंड्री बनाया जाएगा, ये केवल एक राज्य की बात नहीं है। असम जैसे राज्य है, बंगाल जैसे राज्य है, बिहार जैसे राज्य है जो सीमावर्ती इलाके हैं, या बहुत सारे इलाके उत्तर प्रदेश के जो तटवर्ती इलाके हैं जो नेपाल से लगे हुए हैं, और भी उन सभी में डिलिमिटेशन में ऐसा डिलिमिटेशन हो जाएगा कि उनको और दिक्कत। तो आपने बिल्कुल ठीक कहा, वो इससे तो डरे ही हुए हैं। दूसरा FCRA तो बहुत ही जो जिसको कह सकते हैं विरोध है इनका, और उसकी वजह यही है। और ये विरोध, एक चीज़ और भी साफ होना चाहिए कि ये जो लाइसेंस की बात होती है और फॉरेन फंडिंग की बात, ये केवल मोदी सरकार में बात नहीं हो रही है। आपको याद होगा जो अन्ना आंदोलन हुआ था वो तो मनमोहन सिंह के समय में हुआ था। उस समय ग्रीन पीस या कौन सा एक फाउंडेशन था जिसका लाइसेंस मनमोहन सिंह सरकार ने रद्द किया था, ये कहते हुए कि फॉरेन फंडिंग होती है इनकी, और इस फॉरेन फंडिंग का इस्तेमाल सरकार के खिलाफ, देश के खिलाफ काम करने में आता है। और उनका आरोप था कांग्रेस का कि जो अन्ना आंदोलन हुआ था उसमें बहुत पैसा उनका विदेशों से आया था और उनका लगा था, और कई NGOs के लाइसेंस कैंसिल किए गए थे। लेकिन अब उसमें पहले वाले बिल में और नए वाले बिल में क्या अंतर है प्रफुल्ल? बहुत बड़ा एक अंतर है। पहले क्या होता था, जिसका मैंने अभी जिक्र किया कि अन्ना आंदोलन के बाद कुछ NGOs पर के लाइसेंस रद्द कर दिए गए। हुआ क्या उसका परिणाम? 1-2 साल तक तो वो NGO बंद रहे, लेकिन 2 साल के बाद नए नाम के साथ वो सारे NGOs वापस आ गए और वो काम करने लगे, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। FCRA जो बिल नया लाया गया है उसमें एसेट्स की बात की गई है। कोई एक NGO है, चलता है, उसका दफ्तर है, उसके कुछ, उसने कहीं ज़मीन खरीद ली होगी, उसने और कुछ, अगर उनका जो एसेट है वो भी जब्त नहीं होगा, एक तरह से बोले वो चलाएगा एक अथॉरिटी के पास, जो डेजिग्नेटेड एक अथॉरिटी बनाया जाएगा, जो बिल में प्रावधान किया गया, जो नया बिल आ रहा है। तो वो एक बड़ा झटका है, क्योंकि साउथ के कई राज्यों में उनको ऐसा लगता है, बल्कि ये रिपोर्ट्स भी आती हैं कि कई NGO की सहायता से सिविल सोसाइटी जो NGO चलाते हैं उनका इस्तेमाल बीजेपी को ऐसा लगता है कि उन NGOs का इस्तेमाल उसके खिलाफ किया जाता है, खासकर सदन जो केरल है, तमिलनाडु है, कई ऐसे राज्यों में, और इसलिए बीजेपी का प्रचार प्रसार वहाँ पर नहीं हो रहा है। इसको रेगुलेट करने के लिए लाया गया है, लेकिन इसका सीधा असर, और इसलिए आपने देखा कि कुछ बिलों को तो फिर भी कांग्रेस पार्टी मान जाती है, लेकिन FCRA पर टूथ एंड नेल विरोध हो रहा है कांग्रेस की तरफ से। KC वेणुगोपाल हों या दक्षिण के जितने भी राज्य हों, उनके कांग्रेस नेता, यहाँ के नेता, या बाकी पार्टियों के नेता, जिनको ऐसा लगता है कि इस बिल से सीधा सीधा उन NGO को नुकसान होगा जो उनको फ़ायदा पहुँचाते हैं या एक तरह से वो काम करते हैं, तो वो सीधा सीधा उनको नुकसान होगा। तो इसका विरोध ज़बरदस्त हो रहा है। इसलिए कई लोग कह रहे हैं कि ये जो छात्र आंदोलन और ये सब तो बहाना है, असली निशाना कुछ और है।
छात्र आंदोलन बहाना है, FCRA असल निशाना है। इस तरह की बातें बीजेपी के नेता कर रहे हैं। आपने बिल्कुल मैंने ठीक इसलिए कहा। ये सवाल ताकि इन सब चीजों से भटक जाए ध्यान, FCRA और ये सब जो मुद्दे हैं वो उसको वो एक मामला, बिल्कुल आपने ठीक कहा। लेकिन सर इसलिए मैंने पूछा क्योंकि सोनम वांगचुक के लेकर भी ये कहा जा रहा है कि उनकी एक NGO थी जिस पर ये FCRA के तहत कार्रवाई की गई थी, और ये सारे लोग जो NGO से जुड़े हुए हैं इसलिए आ रहे हैं क्योंकि FCRA का कानून जो है उसमें कुछ संशोधन किया जा रहा है जिससे इनको नुकसान हो सकता है। बिल्कुल, मैंने बोला तो ये बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है ये रेगुलेट करने के लिए। क्योंकि अगर आपका लाइसेंस रद्द किया जाता है, आपने फॉरेन से पैसा मंगाया और कुछ ऐसे काम में इस्तेमाल किया जो देश हित में नहीं है, और वो मंगाया वो बताया नहीं, तो भी वो बताया नहीं, वो पहले तो आपको बताना है, वो तो मैंडेटरी है। ये तो और बड़ा अपराध हो गया कि आपने हालांकि अब तो जो नियम है उसमें आपको डिक्लेयर करना पड़ता है जितना भी पैसा बाहर से मंगवा रहे हैं। लेकिन जब एसेट फ्रीज हो जाएगा प्रफुल्ल, हमारा जो सामान है वो आपने फ्रीज करके रख लिया, तो हम दूसरा नाम लेकर भी कैसे आएंगे? तो ज़्यादा सख्ती हो जाएगी इसमें। और सरकार का ऐसा कहना है कि चूंकि कई NGOs इन पैसों का बेजा इस्तेमाल करते हैं, देश के खिलाफ काम करने में इस्तेमाल करते हैं, लिहाजा इनको रेगुलेट करना ज़रूरी है। ये गृहमंत्री अमित शाह ने कई बार ये बात कही है। सदन के पटल पर जब ये बिल पिछले सत्र में पेश हुआ था, उसमें सरकार की तरफ से हालांकि जो नित्यानंद राय हैं उन्होंने ये बिल पेश किया था, लेकिन उन्होंने बिल्कुल ये साफ कर दिया था कि ये नहीं चलने वाला है कि बाहर से पैसा आए और देश विरोध में वो काम आए। सोनम वांगचुक का एक NGO है जिस पर पहले भी सोनम वांगचुक को पहले भी NSA एक बार लगा था। पिछले 10-12 साल में देखें तो सोनम वांगचुक जो है पहले साइंटिस्ट के तौर पर जाने जाते थे। कहा गया कि वो जो 3 इडियट्स फिल्म थी उन्हीं पर बनी, हालांकि वो भी नहीं, लेकिन वो भी अब तो खुद आमिर खान और जो फिल्म के निर्देशक थे राजकुमार हिरानी, वो भी अब इसको कंट्राडिक्ट कर रहे हैं कि नहीं वो एक सेम्बलेंस हो सकता है लेकिन उस पर बेस्ड नहीं था। खैर वो तो अब उनकी बात है। लेकिन पिछले 10 सालों में कई ऐसे आंदोलन से जुड़े रहे हैं। सोनम वांगचुक पर एक बार ये भी आरोप लगा कि वो चीन के फेवर में एक तरह से कुछ बातें कह रहे हैं। आपको याद होगा जब क्लाइमेट वगैरह की बात आई थी, कुछ और मुझे वो मुद्दे थे जिसमें वो सोनम वांगचुक पर आरोप लगा था कि चीन, तो ये आरोप लगते रहे हैं। और अगर ये FCRA वाला नया कानून बनता है तो ज़्यादा सिकंजा कसा जाएगा। तो हो सकता है इसी वजह से उनको लगा हो कि वो कम लाइमलाइट में आए और इस मुद्दे को छात्रों के बहाने इस मुद्दे को वो सेंटर स्टेज पर लेकर आए। तो ये बिल्कुल ये हो सकता है। और ये FCRA तो बहुत शिकंजा कसेगा और सरकार किसी भी तौर पर, क्योंकि एक वो ऑर्डिनरी बिल है, वो संविधान संशोधन बिल नहीं है कि 2/3 बहुमत चाहिए। सरकार के पास बहुमत है। अभी चूंकि संसद का 2-3 दिनों से सत्र हंगामा हो रहा है, लेकिन अभी तो 13 अगस्त तक है। सरकार लाएगी, ये साफ कर दिया है। और इससे छटपटाहट तो है, कई NGOs में छटपटाहट है। उनको लगता है कि गलत अगर हमने इस्तेमाल किया तो केवल ये लाइसेंस नहीं रद्द होगा, एसेट फ्रीज होगा और फिर पूरा उनका बोरिया बिस्तर भारत से बंद हो जाएगा। तो ये छटपटाहट तो है, तो उसके लिए भी हो सकता है। कई चीज़ें जो की जा रही हैं, बीजेपी बिल्कुल साफ कर रही है कि जैसा मैंने कहा कि बहाना कुछ और है, निशाना कुछ और। सर सवाल ये है कि जिस तरह से आपने कहा कि ये सारी चीज़ें हैं और जो कुछ हुआ है, चाहे वो संसद मार्च हो या उससे पहले नीट पेपर हो या धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग हो या बीच में प्रधानमंत्री मोदी के इस्तीफे की मांग करनी, सरकार इसको कैसे टैकल करेगी? क्योंकि आने वाले समय में चुनाव है सर, और बीजेपी ने 2024 के बाद से शायद ही कोई ऐसा चुनाव हो जहां उसने पहले के अपने रिकॉर्ड को ना तोड़ा हो, बहुत ज्यादा बेहतर करती चली। क्या लगता है अमित शाह और मोदी ये दोनों इसको कैसे टैकल करें? नहीं देखिए प्रफुल्ल, जिस दिन ये संसद चलो मार्च हुआ उस दिन बीजेपी के टॉप लेवल के नेता जब पार्लियामेंट में थे, उनसे पत्रकारों ने पूछा तो वो तो बिल्कुल उन्होंने कहा, वो बिल्कुल साफ थे कि कौन लोग इसमें शामिल हैं, ये जो पूरा आंदोलन चल रहा है इनका क्या मकसद है, वो उनको सबको उनके पास भी तो जानकारी रहती होगी सब चीज़। तो कौन कौन इनके पीछे कौन है। और आप देखिए किसान आंदोलन हुआ था इतना बड़ा, उनका किसान आंदोलन कब हुआ था? उत्तर प्रदेश में 2022 में चुनाव थे, उसके ठीक पहले किसान आंदोलन 1-1.25 साल चला था उत्तर प्रदेश में, खासकर पश्चिम उत्तर प्रदेश में किसानों की संख्या कितनी ज़्यादा। और राकेश टिकैत तो पश्चिम उत्तर प्रदेश से आते हैं, वहाँ पर इसका असर सबसे ज़्यादा होना चाहिए था। क्या हुआ? 252-55 सीटें लेकर उत्तर प्रदेश में। तो सरकार को ऐसा लगता है कि ये चीज़ें जो हो रही हैं वो आम आदमी पार्टी को यूपी से कोई मतलब नहीं है, पंजाब के लिए ये सब चीज़ें की जा रही हैं।
पंजाब में बीजेपी की तरफ से बीजेपी ने बहुत ही फोकस्ड, पंजाब का मैं उदाहरण दे रहा हूँ कि पिछले 3-4 महीनों से मालवा क्षेत्र में और कुछ और इलाकों में जहाँ पर इन वर्ग की आबादी, नायब सैनिक को काम पर लगाया हुआ है बीजेपी ने। नायब सैनिक हर कुछ दिन पर वहाँ जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, क्वाइटली, बहुत चुपचाप। बीजेपी लोकसभा चुनाव में एक झटका लगा था बीजेपी को, जब उन्होंने बातें की कि अब की बार 400 पार, और उसका परिणाम क्या हुआ हमने देखा, दूसरे मुद्दे आ गए और बीजेपी उसके बाद से अब कोई भी विधानसभा चुनाव देखिए, हरियाणा में तो मैंने खुद देखा था, बिहार में मैंने खुद देखा था, बंगाल में मैं गया नहीं था लेकिन दूर से मैं बिल्कुल जो देख रहा था वो हरियाणा, बिहार, महाराष्ट्र, तो मैं बिल्कुल शांति से काम बीजेपी करती है। और एक कहावत नहीं, बोलचाल की भाषा में हम लोग बच्चों को कहते हैं कि मेहनत ऐसी करो, इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। तो अब बीजेपी क्या करती है कि बिल्कुल शांति से, बिल्कुल एक कॉन्स्टिट्यूंसी को, जिसको माइक्रो लेवल मैनेजमेंट होता है, अब बीजेपी समझ गई है कि बड़ी बड़ी रैलियां वो सब अंत में होंगे, प्रधानमंत्री आएंगे फोर पे, लेकिन ज़मीन पे जो काम है वो काम की शुरुआत बहुत पहले से हो जाती है। बंगाल में भी बहुत पहले से, 1 साल से दिल्ली के कई नेता, आप जानते हैं रमेश बिधूड़ी हैं, कई यहाँ के नेता, उनको 6-6, 8-8 महीने से काम पर लगाया हुआ था बीजेपी ने, और बिल्कुल 2 लोकसभा क्षेत्र दे दिया, उसमें जितने विधानसभा क्षेत्र हैं 2 ज़िले दे दिए, उस पर काम पर लगा दिया। इसी तरह से अब पंजाब में देखिए, उत्तर प्रदेश का मामला दूसरा है। जिन 5 राज्यों में चुनाव हैं उसमें बीजेपी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में और गोवा में, इनमें शासन में है। मणिपुर में भी शासन एनडीए है, लेकिन वहाँ परिस्थितियाँ कुछ दूसरी थी। और पंजाब में, तो पंजाब में असल चुनौती बीजेपी, उसको जो आप जो पूछ रहे हैं कैसे टैकल कर रही है, बीजेपी का, नरेंद्र मोदी का, अमित शाह का ये बिल्कुल साफ मानना है कि ये सब जो चीज़ें हो रही है इसका कोई असर नहीं होने वाला। जैसे किसान आंदोलन का कोई असर नहीं हुआ था उत्तर प्रदेश में, उसके बावजूद बीजेपी 250 से ज़्यादा सीटें लेकर आई थी। और नीट का एग्ज़ाम सफलतापूर्वक करवा के उस इशू को, ऐसा लगता है बीजेपी को कि उन्होंने ख़त्म कर दिया है। जो छात्र एडमिशन लेने वाले, बल्कि इस बार 10,000 सीट MBBS की ज़्यादा बढ़ाई गई हैं। और आपको सबको ये जानकारी होनी चाहिए कि पिछली बार से इस बार 10,000 सीटें ज़्यादा हैं MBBS की, तो 10,000 ज़्यादा छात्र एडमिशन पाएंगे इस बार MBBS। तो उसको इनका मानना है कि हमने एड्रेस कर लिया है, वो कोई इशू नहीं होगा। जो बाकी मुद्दे हैं उसको धीरे धीरे निपटाया जाएगा। तो ये अभी ज़मीन पर तैयारी शुरू हो गई है। जैसा मैंने आपको लगता है कि अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो विपक्ष के इस डर को भाप चुके हैं, कुछ जो बिल्स हैं उसको लेकर, और वो लाए बिना मानेंगे नहीं? नहीं, ये तो नंबर नहीं था तब ले आए, तब चिंग्स इन द आर्मर बोलते हैं जिसको, वो तो जानते ही हैं। आपने देखा जो पहला दिन था संसद का, उसमें प्रधानमंत्री का भाषण सुनिए, जो एक पारंपरिक, जो पहले दिन वो एक बाइट देते हैं मीडिया के सामने कि संसद चलने दीजिए और अपील करते हैं, वो उसमें उन्होंने उनका, आप कॉन्फिडेंस देखिए, वो कह रहे हैं कि वो युवाओं की बात करते करते कहते हैं कि मैं 56 साल की युवा की बात नहीं कर रहा हूँ। वो बिल्कुल, तो वो अमित शाह और नरेंद्र मोदी के काम करने का तरीका शायद यही है कि वो चुपचाप रह के वो चीज़ों को, जिसको बोलते हैं ना हम लोग की चुटकी काटना, बार बार आप चुटकी काट के भाग जाते हैं, तो वो छेड़ते रहते हैं। तो FCRA और जो डिलिमिटेशन बिल है, उनको मालूम है डिलिमिटेशन वाला बिल, जैसा हम लोग पहले भी देख रहे हैं कि चूंकि संख्या बल कम है, सरकार सतत उसके प्रयास में है, लेकिन वो बिल्कुल भाप गए हैं। उनको लगता है कि ये तो दुखती रह गए। ये अगर हमने बटन दबा दिया, ये रेड बटन है विपक्ष के लिए, हमने ये रेड बटन दबा दिया तो काम करना बंद हो जाएगा, जिसको बोलते हैं। इसलिए FCRA उनको मालूम है कि ये उनकी दुखती रग है, इतना विरोध हो रहा है। और आप देखिए, जो ज़्यादा विरोध जिस चीज़ का होता है, ये लोग उसी पर आगे बढ़ते हैं, और करते हैं, ज़्यादा करते हैं। अब राजनीति बदल रही है, जो आप कह रहे हैं ना, अब राजनीति बदल रही है, और विपक्ष को ये समझना पड़ेगा कि अब ट्रेडिशनल वे में अगर राजनीति करेंगे कि हाँ जी, कागज़ पर लिख लिया मैंने कि इतनी जातियां हैं, इतने समाज के लोग हैं, इतनी संख्या उनकी, ये तो पूरा गणित हो गया। ये गणित है नहीं। पहले भी कहा जाता है कि राजनीति इज़ नॉट गणित, ये केमिस्ट्री है। तो केमिस्ट्री अब सच में वो देखने में मिल रहा है कि किस तरीके से राजनीति हो रही है। राहुल गांधी और बाकी जितने भी विपक्षी पार्टियाँ हैं, वो अगर पुराने ढर्रे पर चलती रहेंगी तो वही 99 सीट और ये सब, तो जितनी सीटें आ रही हैं।
तो मामला आता है उत्तर प्रदेश में चुनाव का है, पंजाब में चुनाव का है, जिसकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह, ये जो दो लोगों की टीम है, वो कैसे काम करती है चुनाव में, हम लोग ने चुनाव दर चुनाव देखा है। महाराष्ट्र की बात हो, बिहार की बात हो, दिल्ली की बात हो और बंगाल की बात हो। दिल्ली और बंगाल में, दिल्ली में कितने सालों बाद सरकार सत्ता में लौटी, 10 और 15, 25 सालों के बाद आखिरकार आम आदमी पार्टी को उखाड़ फेंका बीजेपी ने। और एक चीज़ इसलिए मैं कहता हूं कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह को लोग जिस तरह से देखते हैं, हमेशा चीज़ों से सीखते हैं ये लोग। हमने ये देखा है दिल्ली में 2020 में जो चुनाव हुआ था, अमित शाह बहुत खुद जाते थे, कई सभाएं करने लगे। उससे ये मैसेज गया, आम आदमी पार्टी ये कहने में कामयाब हुई कि देखिए एक छोटे से राज्य के लिए बीजेपी ने सारे नेता उतार दिए, और एक सिंपैथी फैक्टर जो होता है वो किस तरीके से वो अपने पक्ष में लेने में कामयाब। इस बार क्या किया बीजेपी ने, ये केवल दिल्ली की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, लेकिन दिल्ली का उदाहरण दे रहा हूँ। दिल्ली में शुरू में, बिल्कुल आखिरी में बड़े बड़े नेता उतरे, शुरू में किसी को नहीं उतारा उन्होंने। छोटे छोटे नेता काम करते रहे, छोटे छोटे। मुझे याद है एक मंत्री अभी भी हैं, मंत्री मैं उनका नाम नहीं लूँगा, चांदनी चौक में मैं एक बार गया चुनाव के दौरान, वो मैंने देखा, ये मैंने आंखों से देखा, वो अपनी कार में बिल्कुल नींद में सो रहे थे। तो मैंने उनको जाके उठाया कि आप यहाँ क्यों सो रहे हैं। उन्होंने कहा कि रात भर मैंने काम किया है चांदनी चौक के इलाके में। अब उन मंत्री का मैं नाम नहीं लूँगा, वो अभी भी चूँकि मंत्री हैं तो उनको काम पे लगाया गया था उस क्षेत्र में। तो वो बिल्कुल अपनी गाड़ी में थक के सो रहे थे। इतना काम ज़मीन पर करवाया जाता है। और जो एक होता है ना कि हाई पावर्ड, हाई पिच, जो एक हाई वोल्टेज जो कैंपेन होता है, वो अब बीजेपी करने से बचती है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये लेसन उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव से लिया है। और उस चुनाव दर चुनाव, हरियाणा में देखिए, प्राइम एग्जाम्पल हरियाणा है। आखिर क्यों लगता था लोगों को कि कांग्रेस वहाँ पर फिर से 60 सीटें ले आएगी, 55 सीटें माहौल तो यही था उस समय कि हरियाणा में तो कांग्रेस बस अब आने ही वाली है। मैं भी गया था, इसलिए चुनाव वाले दिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा के, मेरी ड्यूटी लगी थी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का, क्योंकि सब लोग ये मान कर चल रहे थे कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा फिर से मुख्यमंत्री। लेकिन मैं जब 2-3 दिन और कहीं के घूमने गया, कुरुक्षेत्र के इलाके में, करनाल के इलाके में, हिसार के इलाके में, तब मैंने कुछ दूसरी चीज़ देखी। तब बिल्कुल नीचे जो 25-25, 26-26 साल की युवा वो काम कर रहे थे और दूसरे राज्यों से आए हुए थे। मैंने उनसे पूछा आप यहाँ पर कैसे काम कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि हमको यहाँ पर लगाया गया, वो बीजेपी के ही अलग अलग इकाइयों से जुड़े हुए थे और 1-1.5 महीने से वो चुपचाप नीचे काम कर रहे थे। नीति वहाँ पर जो भी रही थी बीजेपी की। तो इस तरीके से अब काम करते हैं ये लोग, और वो काम जारी है, वो कई स्तर पर आपको दिखेगा। ये जो आपने बात की FCRA और डिलिमिटेशन, ये आपको मैक्रो लेवल पे दिख रहा है कि बड़ा काम कर रहे हैं। बाकी नीचे लेवल पे छोटा छोटा काम हो रहा है, संगठन के स्तर पर काम हो रहा है, लोगों तक पहुंचने का काम हो रहा है। ये जिम्मेदारी ही दी जाती है कि हर वोटर तक आपको पहुंचना है। और लास्ट में, आखिर में आके प्रधानमंत्री का चेहरा सामने आएगा, अमित शाह बड़ी बड़ी रैलियां करेंगे, वो बिल्कुल आखिर में, जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि एक बिल्कुल धमाका होता है। और वो लास्ट में जाके, बिहार में भी हमने देखा, और वो फिर रुकने का नाम नहीं लेता है। फिर वो प्रधानमंत्री आखिरी 10 दिनों में आप देखेंगे कि रोड शो करने लगते हैं, गली गली में पहुंच जाते हैं। बंगाल में भी हमने देखा। तो ये तरीका है बीजेपी का, और उसी तरीके से बीजेपी काम कर रही है। और इस तरह से मुझे लगता है इस बार भी उनका यही फोकस रहने वाला है, यही हम जिसको कहते हैं काम करने का तरीका रहने वाला है। पंजाब एक चुनौती है। पंजाब में कभी बीजेपी का आप जानते हैं, वहाँ पे कई मुश्किलात भी हैं, कई मुश्किल है, कई चैलेंजेस हैं। उसको कैसे, प्रधानमंत्री जब कुछ दिन पहले गए थे, पंजाब को थोड़ा बाकी राज्यों से बीजेपी अलग करके देख भी रही है, उसके लिए काम भी कर रही है। और बीजेपी को इस बार पहली बार लग रहा है कि पंजाब में सरकार बना भी सकती है, या नहीं तो कम से कम एक बड़ी फोर्स बन के पंजाब में पहली बार उभर सकती है। और इसलिए जो नायब सैनिक का मैंने उदाहरण दिया, प्रधानमंत्री जा रहे हैं, और आप देखेंगे धीरे धीरे पंजाब पर कैसे इन लोगों का फोकस बढ़ता है। एक आखिरी में सवाल ये कि सर, ये जो छात्र आंदोलन हुआ, जिसको अब पॉलिटिकल आंदोलन कहने में गुरेज नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर विपक्षी दल वहाँ मंच पे मौजूद है और उनके लोग भी जा रहे हैं। तो इसका आपको क्या लगता है कि कोई असर होगा, या अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के बाद अपने आप को मजबूत होता हुआ देख रहे हैं लोग? नहीं, मतलब
पार्टी बीजेपी नहीं, जो पुराना जो इतिहास है और अब जो स्थिति हो गई, आप सोशल मीडिया पर एक वो जिसको कहते हैं दर्पण होता है एक तरह से, जो चीज़ वो देखिए कैसे कैसे लोग रिएक्ट कर रहे हैं, आपके हमारे घर में कैसे रिएक्शन हो रहा है, उसी से पता चल जाता है कि ये शुरू में बिल्कुल लगा लोगों को कि ये अच्छी चीज़ नहीं है, नीट का पेपर नहीं लीक होना चाहिए। अब लोग कह रहे हैं कि ज़्यादा हो रहा है। अब जब नीट का एग्ज़ाम हो गया, अब सारी चीज़ें हो गई, परीक्षा हो गई, रिज़ल्ट आ गया, तो रुकिए अब सरकार को थोड़ा समय दीजिए, अगले बार नया एग्ज़ाम होगा उसका समय दीजिए, उस हिसाब से अब आगे देखिए क्या होता है। तो इसका असर मुझे अभी तो चुनाव में भी काफ़ी समय है, अभी तो जुलाई चल रहा है, चुनाव अगर नियत समय से हुए तो मार्च में, फरवरी मार्च में चुनाव होने हैं सभी राज्यों में, तो 7-8 महीने हैं। आपने जैसा अभी हमने कहा कि किस तरीके से बीजेपी काम करती है, ये मुद्दा कब तक अब ये लोग चलाते हैं कॉकरोच जनता पार्टी, लेकिन चूंकि अब ये मुद्दा उनके हाथ से निकल के राजनीतिक दलों के हाथ में चला गया है, तो बीजेपी के लिए मेरा ऐसा मानना है कि ज़्यादा आसान होगा राजनीतिक दलों से डील करना बनिस्बत की, क्योंकि वहाँ फिर भी एक पर्दा था कि भाई छात्र बैठे हुए हैं, उनको आप कैसे टैकल करेंगे। भले ही कॉकरोच जनता पार्टी के लोग आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हों, आम आदमी पार्टी का शुरू से समर्थन हो, लेकिन एक था कि वहाँ छात्र आ रहे हैं, तो इसलिए अभी तक उनको आपने देखा कि जब से ये आंदोलन शुरू हुआ पुलिस ने उनको परमिशन दे दी, वो आराम से बैठते हैं वहाँ से, यहाँ तक कि मुझे तो किसी ने बताया, मैं इसको कंफर्म नहीं कर सकता हूँ, कि शायद सुप्रीम कोर्ट की कोई रूलिंग है कि जंतर मंतर पर अगर कोई इस तरह का धरना होता है तो रात में 9 बजे शायद वापस चला जाना होता है, अगले दिन फिर सुबह आके बैठना होता है। मुझे इसकी जानकारी नहीं, लेकिन शायद ऐसा कुछ है। अगर आपको 24 घंटे धरना प्रदर्शन करना है तो शायद रामलीला उसके लिए, शायद मैदान उसके लिए बना हुआ है। ये एक नियम की बात हो गई, तो फिर भी उनको रहने दिया गया। तो आंदोलन वो चलता रहेगा, लेकिन इसका असर अब चूंकि अब ये राजनीतिक रंग ले चुका है, राहुल गांधी कूद चुके हैं इसमें, अखिलेश यादव कूद चुके हैं इसमें, तब अब आप देखिएगा सरकार का जो तरीका है इससे निपटने का, वो बिल्कुल अलहदा होगा, बिल्कुल अलग होगा। कल ही आपने देखा कि जैसे राहुल गांधी वहाँ पहुँचे, सरकार ने जितेंद्र सिंह को वहाँ भेजा, होम सेक्रेटरी को भेजा कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, कल ही चर्चा करिए, आइए सदन में चर्चा करिए, क्योंकि उनको भी मालूम है कि जब चर्चा होगी तो कांग्रेस के ज़माने में भी जो पेपर लीक्स होते थे उसकी भी बात होगी। अशोक गहलोत राजस्थान के चीफ मिनिस्टर थे, एक बड़ा आरोप और माना ये जाता है कि जो सरकार वहाँ से हारी उसका एक बड़ा कारण ये भी था, पेपर लीक वॉज अ मेजर इशू इन राजस्थान, तो उसकी कौन बात करेगा। तो ये सारी चीज़ें, ये चर्चा होगी तो ये सब बातें बीजेपी की तरफ से कही जाएंगे। और गृहमंत्री अमित शाह तो आप जानते हैं इसके लिए जाने जाते हैं, वो परत दर परत जब सारी परतें खोलते हैं तो फिर वो विपक्ष के लिए मुश्किल हो जाता है जवाब देना। तो इसको पार्लियामेंट में अब टैकल करना सरकार के लिए ज़्यादा आसान होगा। अब इसकी क्रेडिबिलिटी भी एक होती है ना, अब राजनीतिक दल कूद गए तो इसका राजनीतिकरण हो गया। अब ये आरोप छात्रों का आंदोलन नहीं रहा छात्रों का आंदोलन, अब ये आरोप लग रहा है कि राजनीतिक कारणों से अब इसको आगे बढ़ाया जा रहा है, वो चलता रहेगा। विपक्षी दल तो किसी न किसी मंत्री का इस्तीफा मांगते हैं, अब धर्मेंद्र प्रधान का अभी तो इस्तीफा मांग रहे हैं, लेकिन सरकार की ओर से कोई संकेत नहीं है कि न तो इस्तीफा होगा और सरकार को ऐसा लगता भी नहीं है कि इसका कोई असर होगा। अभी समय है विधानसभा चुनाव में, अगले 1 महीने में क्या होता है उसके बाद सरकार आगे का कदम डिसाइड करेगी। थैंक यू सो मच प्रशांत जी। तो ये थे प्रशांत जी जिन्होंने बताया कि जो छात्र आंदोलन शुरू हुआ था वो राजनीतिक आंदोलन बन चुका है, क्योंकि राजनीतिक लोग उस मंच पर पहुंचने लगे हैं और एक तरह से हाईजैक कर लिया है और अपनी राजनीतिक हितों के लिए जो है अब इस आंदोलन को परिवर्तित कर दिया गया है। तो ये एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।